बुलेटिन की शुरुआत यूपी के चुनाव प्रचार से। आज यूपी के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी की एंट्री हो रही है। ममता बनर्जी कल ही लखनऊ पहुंच चुकी हैं। वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और फिर वर्चुअल रैली। ममता के आने से समाजवादी पार्टी जोश में है, तो ममता के रूप में बीजेपी को हमले का नया हथियार मिल गया। यूपी के चुनाव प्रचार में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। ये लखनऊ एयरपोर्ट की कल शाम की तस्वीर है। कोलकाता से जब ममता लखनऊ पहुंची तो व्यस्त कार्यक्रम छोड़ एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव खुद उनकी अगवानी करने पहुंचे। अखिलेश के चेहरे की खुशी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बता रहा है कि ममता के समर्थन से वो कितने उत्साहित हैं। ये जोश ममता बनर्जी के बयानों से आया है। लखनऊ रवाना होने से पहले ममता ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर सवाल खड़े किए। देखो, एक साथ में करने तो अच्छा होता था, जब मिलेगा कुछ नहीं तब और किसी का वोट काटने का तो कोई जरूरत नहीं है। जैसा हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन सुना नहीं। लेकिन तब भी अखिलेश जी जैसे दिल लगा के लड़ते और चीफ मिनिस्टर थे भी, अगर हर कम्युनिटी उसका साथ दे, हर जनता उसका साथ दे तो उसको जीतने का संभावना है। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी राजनीति में मजबूत नेता के रूप में उभरी हैं। ऐसे में उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के लिए एक मॉरल टॉनिक की तरह होगा। लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में सुबह 11:30 बजे ममता और अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बाद ममता वर्चुअल रैली करेंगी। ममता का पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है। वाराणसी में ऐसे में मेरे को शिव मंदिर में जाना है और थोड़ा दिया जलाना भी देखना है। उसका हम बहुत दफे पहले गया लेकिन मौका नहीं मिला, तो वो दो काम हम लेंगे साथ में। जब मौका मिलेगा मीटिंग भी कर देंगे। ममता के आने से अखिलेश खुश हैं। ट्वीट किया, बंगाल में मिलकर हराया था, अब यूपी में हराएंगे। दीदी से अपना वादा है, हम फिर जीत कर आएंगे। यूपी में दीदी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। लेकिन ममता की यूपी एंट्री के बाद बीजेपी नए सिरे से हमलावर हो गई है। बीजेपी की तरफ से ममता और अखिलेश पर चौतरफा निशाना साधा गया। सुनने को मिला है कि कुछ लोग बंगाल से आ रहे अखिलेश जी का समर्थन कर रहे हैं। सुना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि अखिलेश जी को समर्थन दो। मतलब अब सपा का यह हाल हो गया है कि सबको बुलाना पड़ता है उत्तर प्रदेश की जनता को बतलाने के लिए कि समर्थन दो, समर्थन दो। समाजवादी क्या लुटवाना चाहते हैं राज्य को? क्या प्रदेश को लूटा जाए? क्या इतनी शांति से राज्य चल रहा है योगी शासन में, तो क्या जरूरत है? गुंडागर्दी बंद है, भ्रष्टाचार बंद है, नियुक्तियां सही हो रही हैं, प्रधानमंत्री आवास लोगों को बन रहा है, शौचालय बन रहा है, आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, घर में राशन पहुंच रहा है, सब कुछ पर रहा है। क्यों हमारा जगता की माहौल? न दंगा हो रहा है, न फसाद हो रहा है, 5 साल से शांति है। तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं, लड़कियां, बेटियां मन बना चुकी हैं और गांव गरीब किसान सभी लोग मन बना चुके हैं। कमल खिलेगा और योगी सरकार पुनः आएंगे। ममता बनर्जी यूपी में जितना बार जाएगी तितना बार योगी जी को सीधा सीधा फायदा मिलेगी। हिंदू विरोधी छवि है, जितना बार जाएगी श्री कृष्ण कोई माटी, प्रभु रामचंद्र की माटी, काशी धाम है, गोरखपुर धाम है, वहाँ जो राम को लाई है यूपी उनको लाएंगी। ममता के आने से अखिलेश को कितना फायदा होगा इसका पता तो चुनावी नतीजे आने के बाद चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि ममता की एंट्री में यूपी के चुनाव प्रचार में नया रंग जरूर जुड़ गया है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा कुमार का रुख करेंगे। कुमार, जिस तरह से अखिलेश यादव दीदी का उत्तर प्रदेश में स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी उन्हें बाहरी कह रही हैं। आज जिस तरह से हम हलचल उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं वो काफी दिलचस्प है।
बिल्कुल मल्लिका, बेहद ही दिलचस्प है आज। और लखनऊ कह सकते हैं कि आज सियासत की धुरी बनी हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ आज जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद वहीं पर उनके कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। एक वर्चुअल हो सकता है कि ये लोग मीटिंग भी करें और कार्यकर्ताओं को संदेश भी दें। लेकिन ममता बनर्जी का लखनऊ आना, अखिलेश यादव का उनका स्वागत करना, दरअसल कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को कह सकते हैं आपकी ये साथ देने, आशीर्वाद देने पहुंची हैं। ममता बनर्जी का बहुत कुछ नहीं है, ना उनका यहाँ काडर है, ना ही उनके बहुत कोई नेता है। ललितेश प्रतीक त्रिपाठी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने ज्वाइन जरूर किया है। लेकिन दो बातें हैं, एक तो ये कि अखिलेश यादव के साथ खड़ी होने की बात दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से खड़ी है। और अगर देश के नेता के तौर पर बात की जाए तो सबसे बड़े नेता के तौर पर आज के विपक्ष में ममता बनर्जी इस वक्त अखिलेश यादव के साथ दिखाई देना चाहती हैं। ये आज की सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये है। और दूसरा, 2024 में अगर कोई राष्ट्रीय राजनीति होती है उसके लिए भी उनका ये एजेंडा हो सकता है, लेकिन आज बड़ा एजेंडा यही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि एक नए बीजेपी विरोधी मोर्चे को शायद तैयार करने की कोशिश हो रही है। शुक्रिया कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में आज पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। प्रचार खत्म होने से पहले आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। यूपी की जनता के लिए बीजेपी के पिटारे में इसका खुलासा सुबह 10:15 बजे होगा। आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए? कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है। जाटलैंड में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 10 फरवरी को मतदान है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, लिहाजा आज यूपी की सियासत का एक्शन से भरपूर दिन होने वाला है। इसमें सबसे अहम है बीजेपी का संकल्प पत्र। लखनऊ में आज गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र पहले रविवार को जारी होना था, लेकिन लता मंगेशकर के निधन की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। 212 संकल्प लिए थे हम लोगों ने उस समय, और इन 5 वर्षों में एक एक संकल्प को मंत्र मान करके महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों की उन्नयन, नौजवानों के रोजगार, गांवों के और शहरी क्षेत्र के समग्र विकास की जो कार्य योजना जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। चुनाव प्रचार में बीजेपी लगातार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। साथ ही साथ मुजफ्फरनगर दंगे, कैराना से पलायन और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण जैसे आरोप से समाजवादी पार्टी को घेरने में लगी है। मुजफ्फरनगर के खतौली में कल सीएम योगी ने किस तरह अखिलेश पर हमला बोला, ये देखिए। आपको कर्फ्यू वाली सरकार चाहिए या कावड़ यात्रा वाली सरकार चाहिए? कर्फ्यू पसंद करते हैं या कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा कौन चलाएगा? इधर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की पिछली समाजवादी सरकार पर निशाना साध रहे थे। उधर सहारनपुर में अखिलेश भी अपनी साइकिल को रफ्तार दे रहे थे। वो भी बीजेपी के नेताओं पर तीखे हमले बोल रहे थे। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने दंगों को मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी पर करारा हमला बोला। कहा, एक लड़का यूपी में दंगा कराता था और दूसरा दिल्ली से बैठकर देखता था। सरकार में भागीदार बन करके और यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को मरवा रहा था
और लखनऊ में बैठ करके समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव ये सारा कार्य करवा रहे थे। योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में गर्मी निकाल देने की बात करते हैं। एक बार फिर उन्होंने वही बात दोहराई। अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। इसका जवाब अखिलेश अपने अंदाज में देते हैं। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले न निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। चुनाव प्रचार में जुबान शोले उगल रहे हैं। 10 फरवरी को मतदान में इसका असर साफ नजर आएगा। आइए आपको दिखाते हैं कि यूपी में पहले चरण में किन किन जिलों में मतदान है। 10 फरवरी को पश्चिम यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा और मथुरा जिले की 58 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। अगर इन सीटों पर पिछले चुनाव का समीकरण देखें तो उनमें से 53 पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। एसपी और बीएसपी के खाते में 2-2 सीटें गई थीं, जबकि एक पर आरएलडी प्रत्याशी की जीत हुई थी। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है और आज शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। कुमार अभिषेक एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, आज शाम 6 बजे तक ही प्रचार हो सकता है। किस तरह की ताकत आज तमाम पार्टियों के दिग्गज दिखाने वाले हैं? बिल्कुल मल्लिका, तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 2022 का आज पहले चरण का प्रचार का दौर थम जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 58 सीटें हैं उस पर 10 तारीख को मतदान होगा। लेकिन तमाम बड़े नेता इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं हर दिन। हम इस वक्त मेरठ में हैं और मेरठ में लगातार कल आप देख सकते हैं मेरठ किस तरीके से कह सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हॉट पॉइंट एपिसेंटर बना हुआ है। सभी बड़े नेता इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और जो बयान इस वक्त सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा में है वो गर्मी वाला बयान है, चर्बी वाला बयान है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार उस पर हमले बोल रहे हैं, वही बातें लगातार कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ गठबंधन की तरफ से इसका जवाब दिया जा रहा है, वो चाहे जयंत चौधरी हो या फिर अखिलेश यादव हो। तो तमाम नेताओं के दौरे लगे हैं। आज भी मेरठ में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, सभी जगहों पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है, तो आप आगरा में जयंत चौधरी के कार्यक्रम है। कुल मिलाकर के तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक रखी है और शाम होते होते जब प्रचार थम जाएगा उसके बाद लोगों की चर्चाएं भी देखने को मिलेंगी कि आखिर ये मामला किधर जा रहा है। क्या ये ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहा है पूरा मामला, या फिर इस बार लोग मुद्दों पर और जाति समीकरणों पर वोट करेंगे। मेरठ में इस वक्त मौजूद हैं और मेरठ और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से इस बात ये इस वक्त चर्चा चल रही है कि आखिर किस तरीके से इस बार लोग वोट करेंगे। मल्लिका। बिल्कुल कुमार, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का आज सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आज यूपी के चुनाव में 2 महत्वपूर्ण नामांकन का भी दिन है। गोरखपुर में सीएम योगी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद नामांकन दाखिल करेंगे, तो सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल पर्चा भरेंगी। नामांकन से पहले कल हापुड़ में चंद्रशेखर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं कि जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा। चुनौती नहीं है, एक अयोग्य व्यक्ति जो मेरे सामने वहां प्रत्याशी है, क्योंकि जनता ने ना तो 2017 में उनको मुख्यमंत्री के तौर पे वोट दी थी, ना ही उन्होंने विधानसभा लड़ी। उनके राज में उत्तर प्रदेश पीछे गए थे, मुझे एक्टिव शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा। वो एक्सीडेंटल सीएम है, एक दुर्घटना से वो सीएम बने। आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ सिराथू से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल भी पर्चा दाखिल करेंगी। पल्लवी पटेल अपना दल का कमेरावादी की नेता है, लेकिन चुनाव समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर लड़ रही हैं। सीटों के बंटवारे पर अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ दरार की अटकलें थीं। इस दरार की वजह से पल्लवी के नामांकन पर भी सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन पल्लवी पटेल ने कल सारी अटकलों को खारिज कर दिया।
एक हफ्ते में बहुत सी खबरें आई हैं, सही कहा आपने, लेकिन आज उन सभी खबरों पर विराम लगाते हुए मैं अपने क्षेत्र की जनता को, उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को ये बताना चाहूँगी कि गठबंधन दल के रूप में, उनके प्रत्याशी के रूप में सिराथू विधानसभा से मैं प्रत्याशी के रूप में सामने आऊंगी और कल मैं अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही हूँ। अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। कल ओवैसी की रैली अमरोहा में थी और रैली में ओवैसी ने योगी के गर्मी वाले बयान पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी के हमले से कांग्रेस, एसपी और बीएसपी भी नहीं बच पाई। देखो कौन आया, आपको बताना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहती है कि मैं मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मुख्यमंत्री है और कहते हैं कि मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। मुख्यमंत्री, आपको तो मौसम वैज्ञानिक बन जाना चाहिए। मई जून में सर्दी पैदा करेंगे और मैं गर्मी निकाल दूंगा। मुख्यमंत्री जी, आप क्या पेचिश के डॉक्टर हैं? इसबगोल खाने से तो सब निकल जाता है ना। बाबा का इसबगोल को बेच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक्शन में हैं। यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने उतरे ओवैसी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, हर दल पर वार कर रहे हैं। बीजेपी हो या समाजवादी, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस, ओवैसी के हमले से कोई नहीं बच पाया। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे, क्या होता है 8-10 जीत गए तो? 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते हैं तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तकबाल करते हैं हमसे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देने वाले बयान पर ओवैसी ने खास तौर पर निशाना साधा। हमने जो गर्मी पैदा की है वो सच्चाई की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, गैरत की बुनियाद पर, इज्जत को हासिल करने के लिए, मुकाम को हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए हमने ये गर्मी पैदा की है। बाबा सुन लो, अगर हम मर भी गए, ये लोग हमारे पैगाम को लेकर सुबह क़यामत तक चलते रहेंगे। ओवैसी पर लगातार वोट कटवा होने का आरोप लगता है। इसका भी उन्होंने सीधा जवाब दिया। राहुल गांधी अमेठी हार गए, केरल चले गए। ओवैसी बिहार वाली कामयाबी यूपी में दोहराना चाहते हैं, लेकिन ओवैसी की मौजूदगी से समाजवादी पार्टी खास तौर पर सशंकित है कि कहीं ओवैसी मुस्लिम वोट काटकर उनका खेल न बिगाड़ दे। बीएस आर्या, अमरोहा, आज तक। ओवैसी की सुरक्षा का मुद्दा भी गर्म है। चिजारसी टोल प्लाजा पर ओवैसी की कार पर हुई फायरिंग को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया और ओवैसी से जेड श्रेणी की सुरक्षा लेने की अपील की, लेकिन ओवैसी ने अपनी सुरक्षा को सीएए से जोड़ते हुए सरकार के अनुरोध को ठुकरा दिया। उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले लें। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए उनसे बढ़ के नहीं है।
यूपी चुनाव की गर्मा गर्मी ट्विटर पर भी देखी जा रही है। कल योगी और केजरीवाल के बीच ट्विटर पर जमकर जंग हुई। कोरोना महामारी को लेकर पहले योगी ने केजरीवाल पर हमला बोला, फिर केजरीवाल ने भी उतनी ही तल्खी से उसका जवाब दिया। योगी ने केजरीवाल को अमानवीय और अलोकतांत्रिक बताया तो केजरीवाल ने नदी में लाशों के बहाने गंभीर आरोप लगा डाले। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से योगी वर्सेस केजरीवाल ट्विटर पर देखा जा रहा है। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में उत्तर प्रदेश की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवद्रोही कहें या क्या, तो ये ट्वीट किया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और जवाब में केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। और इस ट्विटर वॉर में कांग्रेस भी कूद पड़ी। तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। यूपी में चुनाव के बीच कल प्रियंका गांधी गोवा में चुनाव प्रचार कर रही थी। प्रियंका ने अपने चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। ममता ने बगैर नाम लिए दोनों को बाहरी बताया। दिल्ली में तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। और किसका शासन है? आम आदमी पार्टी का शासन है। दिल्ली जैसी जगह में पोल्यूशन रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपके पर्यावरण की कैसी सुरक्षा करेंगे? बाहर से आकर लोग आपके प्रदेश पे राज नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। आपका जो प्रदेश जब शुरू में बना तो मेरी दादी जी इंदिरा जी ने आप सबसे पूछा था कि क्या आप एक अलग प्रदेश बनना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं, और आप ही ने बताया, गोवा की जनता ने बताया कि नहीं, हमारी संस्कृति अपनी संस्कृति है, हमारा कल्चर अपना है, हमारा अस्तित्व अपना है, हम अपना प्रदेश चाहते हैं। तभी ये अलग प्रदेश गोवा बना। कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि आज गोवा की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि गोवा फिर से गोवा के लोगों के हाथों में आए। अब बात कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के आरोपों की बौछार की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। खाली हुकूमत की नहीं, जिम्मेदारी हर एक आजाद शख्स की होती है। और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते, अगर आप समझते नहीं, तब पूरी तौर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तौर से बचा नहीं सकते हैं। ये कर्तव्य के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने कहा था, लेकिन आप उसको भी भूल गए। आप उसको भी भूल गए। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया?
मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया।